इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा जनरली जो है फ्लू के नाम से जाना जाता है और ये इसका बहुत लंबा इतिहास रहा है और करीब हर 10 साल से लेकर के 50 साल के बीच में ये महामारी के रूप में फैलता रहा है। इन्फ्लुएंजा शब्द का अर्थ होता है इन्फ्लुएंस ऑफ द कोल्ड, क्योंकि अधिकतर जो है ये ठंडक के मौसम में या जब टेम्परेचर कम रहता है तभी देखा जाता है। टेम्परेट रीजन में जब ठंड का मौसम आता है या टेम्परेचर कम रहता है तब भी देखा जाता है और ये करीब ट्रैफिक जो है उसमें देशों में ये 12 महीने यानी साल भर इसकी जो है इन्फेक्शन होता रहता है। इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरल डिजीज है और वायरस से होता है और ख़ासकर ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करने से यानी जब इसका इन्फेक्शन होगा तो 1-2 दिन में एक्सपोज होगा और 3-4 दिन में जो है इसका सिम्टम्स दिखने लगेगा और 8 से 10 दिन के बीच में इसका सिम्टम्स यदि इम्यून सिस्टम मजबूत है या कोई प्रारंभिक या इस तरह की बीमारी जो प्री एग्जिस्टिंग बीमारी नहीं है तो ये आसानी से सही हो जाता है। कभी कभी जब इसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जल्दी से सही नहीं होता या इम्यून सिस्टम वीक होता है या कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी पहले से ही रहती है तो इसका कंडीशन जो है बहुत ख़राब हो जाता है और इसमें जो है न्यूमोनिया लाइक सिम्टम्स फिर डेवलप हो जाते हैं। यदि छोटे बच्चों में ये परसिस्ट करता है तो ये तमाम तरह की अन्य डिजीज जो है इससे रिलेटेड हो जाती हैं, जैसे गुलेन-बेरे सिंड्रोम है, रे सिंड्रोम है, ये सब ब्रेन से या लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। यदि ये काफ़ी समय तक परसिस्ट करेगा तो गुलेन-बेयर सिंड्रोम हो जाता है जो कि पोलियो लाइक सिम्टम्स या पैरालिसिस भी हो सकती है। रे सिंड्रोम भी जो है लीवर और ब्रेन से संबंधित है और ये छोटे बच्चों में हो जाता है। तो इन्फ्लुएंजा जो है जनरली अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी है और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो सिम्टम्स की शुरुआत है, ये कॉमन कोल्ड की तरह है, यानी रनिंग नोज या गले में खराश होना, बुखार का होना, सिर दर्द या म्यूकस का बनना, खांसी आना, ये सब जो है इन्फ्लुएंजा के प्रारंभिक लक्षण हैं। लेकिन जब ये फेफड़े तक पहुंच जाता है तो न्यूमोनिया लाइक सिम्टम्स जो है इसमें डेवलप हो जाते हैं और इसके द्वारा जो रास्ता तैयार किया जाता है उससे बैक्टीरियल ग्रोथ आसान हो जाती है। तो उससे जो है स्टेफाइलोकोकस आरियस और स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, 2 तरह के बैक्टीरिया ऐसे हैं जो न्यूमोनिया लाइक सिम्टम्स जो है काज करते हैं। जनरली ये 4 तरह का होता है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी और इन्फ्लुएंजा डी वायरस। इन्फ्लुएंजा ए, बी और सी ये 3 जो है ह्यूमंस में देखे जाते हैं, यानी आदमियों में हो सकते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा डी जो है ये केवल कैटल्स जानवरों में या पिग में, इसमें सब में देखा गया है। ह्यूमन में इसका कोई जो है आज तक ऐसा नहीं मिला कि इन्फ्लुएंजा डी वायरस भी जो है ह्यूमन में कोई बीमारी काज करता हो। इसमें से भी इन्फ्लुएंजा ए और बी ये दोनों ज़्यादा जो है पैंडेमिक हैं और जितनी भी महामारी फैलती है वो इन्हीं 2 वेरिएशन की वजह से फैलती है। इसमें कुछ इतिहास है, जैसे स्पेनिश फ्लू, ये 1918 से 1920 के बीच में फैला था और इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग जो है करोड़ों में लोगों की मृत्यु हुई थी। एशियन फ्लू ये 1957 में फैला था, हांगकांग फ्लू 1961 में फैला था, रशियन फ्लू 1977 में फैला था और स्वाइन फ्लू 2009 में फैला था। इसमें से स्पेनिश फ्लू जो है ये सबसे ज़्यादा पैंडेमिक था और सबसे ज़्यादा इसने जो है इफ़ेक्ट किया था। इसके सिम्टम्स जैसा मैंने बताया कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 4 दिन तक होता है। इन्फेक्शन के तुरंत बाद ही जो है पेशेंट दूसरे को इन्फेक्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाता है और ये काफ़ी कंटाजियस होता है क्योंकि ड्रॉपलेट से, एरोसॉल से या हवा से इसका वायरस फैलता है। कम से कम जैसा कि कोरोना में बताया गया कि 6 फीट की दूरी, तो वही चीज़ जो है इसमें भी लागू होती है। फिजिकल डिस्टेंस या मास्क से इसके प्रसार को या स्प्रेड को आप रोक सकते हैं। तो सिम्टम्स जो है जनरल सिम्टम्स जो कॉमन कोल्ड का होता है, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, वही इसका सिम्टम्स है। लेकिन
यदि ये वायरस आगे चलता है तो फेफड़े में पानी भर सकता है, पानी भर जाएगा, एल्वेओलाई हो जाएंगी तो गैस एक्सचेंज में दिक्कत आती है और उस वजह से फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। यदि कोई आदमी अस्थमा से या न्यूमोनिया से या हृदय की बीमारी से पहले से ही पीड़ित है तो उसके लिए कंडीशन जो है और बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वायरस जनरली जो है इसमें वेरिएशन होता है, जो स्ट्रक्चर इसका होता है ये सेगमेंटेड आरएनए होते हैं, निगेटिव स्ट्रैंड के आरएनए वायरस है और 8 सेगमेंट होता है, इसमें 8 सेगमेंट होता है और वो 10 तरह की प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है। तो जो 2 बेसिक प्रोटीन्स इसकी हैं, जो स्पाइक प्रोटीन्स जिसको हम कहते हैं, और वही जो है इस वायरस के लिए एंटीजन का काम करती हैं, वो है हीम एग्लूटिनिन जिसको हम EHA कहते हैं और न्यूरामिनिडेज जिसको हम ENA के नाम से जानते हैं। तो EHA और ENA इन्हीं के आधार पर इनका वेरिएशन होता है और ख़ासकर जो है जैसे इन्फ्लुएंजा ए वायरस में इस तरह के कॉम्बिनेशन ज़्यादा देखे जाते हैं। तो हीम एग्लूटिनिन ए और न्यूरामिनिडेज ये 2 जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं यही वायरस के अटैचमेंट में काम आती हैं। हीम एग्लूटिनिन जो है ये सेल मेम्ब्रेन पर वायरस को अटैच कराता है और न्यूरामिनिडेज जो है उसकी लाइसिस करके और वायरस को अंदर करता है। तो ये प्रोटीन्स जो होती हैं इनमें वेरिएशन होता है। खासकर 2 तरह का देखा गया है, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और एंटीजेनिक शिफ्ट। ये इन्फ्लुएंजा वायरस में बहुत ज़्यादा होता है। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट में जो है म्यूटेशन बहुत स्लो होता है, यानी वायरस का स्ट्रक्चर जो है वो साल भर में बदल जाता है, धीरे धीरे उसमें म्यूटेशन होगा तो जीन में जब चेंज होगा तो प्रोटीन की सब यूनिट्स यानी हीम एग्लूटिनिन ए जिसको हम HA के नाम से कहते हैं उसमें चेंज हो जाएगा। तो जब एंटीजेनिक वेरिएशन होगा तो इम्यूनोलॉजिकल वेरिएशन होगा और इसीलिए इसका वैक्सीन जल्दी नहीं बन पाती है, यानी हर साल आपको नई तरह की वैक्सीन एडजस्ट करनी पड़ती है। इसीलिए इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन सक्सेस नहीं है और जो है भी वो 1 साल के लिए वैलिड होती है, यानी आपको वैक्सीन एनुअली लगानी है इन्फ्लुएंजा में। जेनेटिक शिफ्ट जो होता है ये सेम वेरिएशन के वायरस होंगे, सेम टाइप के वायरस होंगे, तो उसमें चूंकि 8 सेगमेंट होता है तो इनके जीन में जब वो एक ही आदमी को इन्फेक्ट करते हैं 2 तरह के जेनेटिक वेरिएशन वाले वायरस, लेकिन वो टाइप एक ही होगा। जैसे मान लीजिए इन्फ्लुएंजा ए टाइप है और जेनेटिक वेरिएशन इसका अलग अलग है। यदि इसने इन्फेक्ट किया किसी को तो उनका जीन जो है रीअसॉर्ट हो जाता है और रीअसॉर्ट होने की वजह से जो प्रोजेनी बनती है वो हाइब्रिड होती है तो उसका जीन जो है वो भी डिफर करता है इससे। तो इसलिए जो है एंटीजेनिक वेरिएशन जो इसमें होता है वो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और शिफ्ट की वजह से होता है। इसमें 2 टाइप H1N1 जो है ये कॉम्बिनेशन है, यानी सब यूनिट का सब टाइप से ये खासकर इन्फ्लुएंजा ए वायरस में देखा जाता है। तो ये जल्दी फैलता है लेकिन इसका इन्फेक्शन जो है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट तक ही सीमित रहता है, इसलिए इसमें मृत्यु दर जो है बहुत कम है। यानी ये फैलता बहुत तेज़ी से है लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो है वो डेवलप नहीं कर पाता है। उसी तरह H5N1 और H7N1 ये बहुत खतरनाक वेरिएशन इसका होता है और इसका इन्फेक्शन खासकर फेफड़े तक जाता है और वहाँ पर वो एपिथेलियल सेल को डिग्रेड करके और एल्वेओलाई में जो है पानी भर जाता है, जिससे जो है सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और साइटोकाइंस सिक्रीट होते हैं। तो साइटोकाइंस बहुत ज़्यादा मात्रा में जब सिक्रीट होने लगेंगे तो उसको हम साइटोकाइन स्टार्म कहेंगे। तो H5N1 और H7N1 ये जो है साइटोकाइन स्टार्म के जो है इनिशिएटर हैं और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा नुकसान फेफड़े को पहुंचा देते हैं। साइटोकाइन स्टार्म जो है यही डेथ का कारण है। इसकी वजह से जो है मैक्रोफेज का डिप्लीशन होने लगता है और मैक्रोफेज का डिप्लीशन जब होगा तो मैक्रोफेज चूँकि बड़ी सेल है और ये जो है फेगोसाइटिक सेल है, यानी कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले मैक्रोफेज ही उस बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है। तो मैक्रोफेज का डिप्लीशन जब होने लगेगा तो वही इनिशिएट करेगा फॉर द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकार्टिकॉइड्स,
क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा और ग्लूकोकार्टिकॉइड जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स है और नेचुरली ये सिक्रीट होगा। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के साथ साथ ये जो है इम्यूनोसप्रेसिव भी होता है। तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर जब होगा तो वहाँ पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा, जिसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी 2 तरह के बैक्टीरिया जो है ज़्यादा प्रिवेलेंट होते हैं और उसकी वजह से निमोनिया डेवलप हो जाएगा और वही जो है डेथ का मेन कारण होता है। प्रिवेंशन इसका हमने बताया कि एनुअल वैक्सीनेशन, क्योंकि इसमें हर साल जो है म्यूटाजेनिक चेंज होते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट और शिफ्ट की वजह से इनके बाहरी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में जो है चेंज आता रहता है, इसलिए आपको एनुअली वैक्सीन इसकी जो है लगानी पड़ती है, जो कि इनएक्टिवेटेड वायरस से बनाई गई है और इंट्रामस्कुलर वैक्सीन या इंजेक्टेबल वैक्सीन इसकी डेवलप होती है। इसका इन्फेक्शन कंट्रोल करने का वही तरीका है जो कोरोना में बताया जाता है, क्योंकि कोरोना भी इसी से मिलता जुलता है, क्योंकि ये हवा से फैलते हैं, स्नीजिंग से, खांसी से, बात करने से, ड्रॉपलेट से, एरोसॉल्स से, इससे सबसे ये फैल सकते हैं। इसलिए नियमित जो है हाथ धुलना, सैनिटाइज करना और मास्क लगाना और फिजिकल डिस्टेंस यानी भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाना, जहाँ पर सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर ना जाना, स्कूल है, चाइल्ड केयर सेंटर है, जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है उससे अवॉइड करना इसके इन्फेक्शन को रोकने का बहुत बड़ा कारण है। मास्क लगाना यानी जो इससे सफ़र कर रहे हों, इससे इन्फेक्टेड हों, वो तो ज़रूर ही लगाएं, जिससे जो है इसका इन्फेक्शन फैलने से रोका जा सकता है। डायग्नोसिस यानी डायग्नोसिस इसकी जो है वायरल कल्चर से की जा सकती है। उसके अलावा जो है इसके जो एंटीजेनिक वेरिएशंस हैं HA यानी इनके द्वारा भी जो है इनके टेस्ट को हम कर सकते हैं, इसकी स्पेसिफिक एंटीबॉडी है तो उससे भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट तमाम एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो इसमें इफ़ेक्टिव हैं, जैसे इमेंटाडीन जो है ये काफ़ी समय से इन्फ्लुएंजा वायरस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करते हैं, जैसे किसी को बुखार है तो उसके लिए स्टामिफेन है, दर्द है तो आइबुप्रोफेन है, इस तरह की दवाई ये सिम्प्टोमेटिक होती हैं। लेकिन वायरल के इन्फेक्शन को रोकने के लिए इमेंटाडीन जो है ये ज़्यादा यूज की जाती है, स्पेशली फॉर दी इन्फ्लुएंजा वायरस। प्रोग्नोसिस में जो है तमाम इसके साइड की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस, सांस नली में सूजन आ जाती है तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा जो है हार्ट बीट जो है इरेगुलर हो जाती है, यानी कभी फास्ट हो जाएगी कभी स्लो हो जाएगी। या इसके अलावा गुलेन-बेयर सिंड्रोम या हमने बताया रे सिंड्रोम, गुलेन-बेयर सिंड्रोम जैसे करेक्टरिस्टिक है, पोलियो की तरह का इसका सिम्टम्स होता है और इसमें पैरालिसिस हो जाती है। रे सिंड्रोम जो है ये बच्चों में ज़्यादा होता है और जो है इसमें लीवर और नर्व यानी ब्रेन दोनों डैमेज हो जाते हैं। तो इस तरह से इन्फ्लुएंजा जो है यदि अपने आप इम्यून सिस्टम आपका मजबूत है तो ये अपने आप सही हो जाता है, 7-8 दिन तक सिम्टम्स इसके रहते हैं। लेकिन यदि इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या एज की वजह से भी, जैसे छोटे बच्चे हैं या 65 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं, उनको इसका इन्फेक्शन यदि होता है तो ये खतरनाक रूप ले सकता है। तो इसलिए जो है इन्फ्लुएंजा कभी कभी जो है महामारी के रूप में फैलता रहता है। तो इसका सबसे बड़ा जो है रोकने का उपाय है वो है प्रिवेंशन, यानी इसमें जो है मास्क लगाना, बार बार जो है हाथ धुलना, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में ना आना या भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाना, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करना यदि उस जगह पर बीमारी फैली हुई है। तो खासकर जाड़े के मौसम में जो है ये ज़्यादा, और उन लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है जो पहले से ही अस्थमा से या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से पीड़ित रहते हैं।